बैक नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज यूजीसी नेट एग्जाम के तहत हम लोग पढ़ेंगे कहानी ईदगाह, लेखक मुंशी प्रेमचंद, वाचन स्वर अवनीश। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए, हो सके तो ज्वाइन भी कीजिए। ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। लेखक का जन्म आप सभी जानते ही हैं, 1936 में वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। और जो यह कहानी ईदगाह है वह किस कहानी संग्रह में प्रकाशित है, तो कहानी संग्रह का नाम है मानसरोवर के भाग 1 में। किस भाग में? भाग 1। और मानसरोवर के कुल कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। इनकी कहानियों को जो संग्रहित किया गया है वह मानसरोवर के नाम से किया गया है। 8 भागों में किया गया है। बहुत ज़्यादा ही कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने। और मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां हैं? 27 कहानियां हैं। कितनी? 27। इन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा ही कहानियां लिखी हैं, इसीलिए 8 भागों में इसे संग्रहित किया गया है। 27 कहानियों के नाम हम अभी आपको बता देते हैं। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और एक बार सुने रहेंगे तो आप इससे जुड़ी चीज़ें भी जानते रहेंगे। पहले देख लेते हैं विषय क्या है। इस कहानी का विषय है बाल मनोविज्ञान पे आधारित है, और गरीबी और अभाव में क्या क्या होता है, बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है, और बचपन में ही जो बेटा या बेटी, जो बच्चा है, चाइल्ड है, वह परिपक्व हो जाता है। अब इसके पात्रों की बात करते हैं। पात्रों में प्रमुख रूप से हामिद ही है, लेकिन इसके अलावा भी ये अन्य पात्र भी क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हामिद क्या है? हामिद के इर्द गिर्द ही कहानी बुनी गई है। तो हामिद की उम्र 4 से 5 वर्ष है। सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आजकल डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए डीप नॉलेज ज़रूरी है। हामिद को जो पैसा मिलता है मेला देखने के लिए, वह 3 पैसा मिलता है, जो उसकी दादी अमीना उसकी दादी है, देती है। और हामिद क्या खरीद के लाता है? चिमटा। देखिए यहीं पे आपका सभी सारांश मिल जा रहा है। उसके बाद हम कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और वहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आबिद क्या है? आबिद हामिद के पिता थे, जिनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है, और हैजे से मृत्यु हुई है। यहाँ पे भी पूछा जा चुका है कि किस बीमारी से मृत्यु हुई थी, तो हैजे से इम्पोर्टेंट है। मोहसिन को 15 पैसे मिले थे, और मोहसिन ने क्या खरीदा था मेले में से? भिश्ती। नूरे वकील खरीदा था। सम्मी खंजरी खरीदा था। सम्मी ने क्या खरीदा? खंजरी। महमूद को 12 पैसे मिले, और महमूद ने सिपाही खरीदा था। और चौधरी कायम अली भी इसके पात्र हैं। तो यह प्रमुख चीज़ें रहें। जिसके पास समय नहीं है इतना भी देख के जा सकता है, लेकिन आपको जब कहानियों से, पंक्तियों से क्वेश्चन आते हैं तो फिर उसके लिए डीप क्वेश्चन भी देखा जा सकता है। तो यहाँ से तो एक आपको सारांश मिल गया इम्पोर्टेंट वाला। आपके पास समय नहीं तो बेशक आप जा सकते हैं। और हमने क्या कहा था? 27 कहानियों के एक बार हम नाम बता दें, फिर वाचन करते हैं। देखिए 27 कहानियों में पहली हो गई अलगोझा, या फिर अलगोझा भी कहा जाता है। तो अलगोझा भी किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की। बहुत कम लोगों को पता है, पिछली बार यह ऑप्शन में पूछा जा चुका है। इसके बाद दूसरे पे ईदगाह है, तीसरा आपका माँ है, चौथा आपका बेटों वाली विधवा, फिर बड़े भाई साहब, फिर इसके बाद है शांति, 7वां है नशा, 8वां है स्वामिनी, 9वां ठाकुर का कुआं, 10वां घर जमाई, 11वां पूस की रात। एक बार सुन लीजिए ताकि दिमाग में बना रहे। 12वां झांकी, 13वां गुल्ली डंडा, 14वां ज्योति, 15वां दिल की रानी, 16वां धिक्कार, 17वां कायर, 18वां शिकार, 19 सुभागी है, 20 अनुभव है, 21 लांछन है, 22 आखिरी हिला, 23 आपका तावान है, 24 घास वाली, 25 गीला, 26 रसिक संपादक, 27 और आखिरी मानसरोवर भागे का मनोवृत्ति। तो यह कहानियाँ रही। तो आइए अब शुरू करते हैं वाचन स्वर अवनीश। लेखक और जो रचना है दोनों हमने जान लिए। ईदगाह 1933 और मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे क्या गलत लिखा है क्या? 1 मिनट आप रुकिए, 1 मिनट। देखिए सॉरी आप लोग यहाँ पे जान गए होंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ। 1936 में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। 1936 में क्या हुआ था? गोदान लिखा गया था। तो यहाँ पे
आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिए। हम चेक कर रहे थे कि कौन कौन ध्यान से देखता है, ठीक है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप गलत नहीं लिख सकते। आप भी सोचिए कि उनका जन्म 1936 में होगा यदि, तो 33 में कैसे कहानी लिख देंगे, आप ही सोचिए। तो यहाँ पे हो जाती है कभी कभी छोटी छोटी जो है मिस्टेक्स, यानी कि अनजाने और ऐसी गलती ऐसी जो कि संभव ही ना हो। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 लमई में हुआ था और ईदगाह कहानी 1933 में लिखी गई, गोदान 1936 में, मृत्यु वाले वर्ष ही। तो यहाँ पे और एक चीज़ और, जो कालक्रम पूछा जाता है लेखकों का, रचनाकारों का, वह उनके जन्म से पूछा जाता है, मृत्यु से नहीं। जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ऐसा पूछा जाता है। तो आइए वाचन करते हैं। सभी चीज़ों को हमने जान लिया है। जो जिनके पास समय नहीं है, इन चीज़ों को भी आप देख के जाते हैं तो भी आपका लगभग कवर हो जाता है 70%। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। रमज़ान चलता है और उसके बाद मतलब 1 महीने का रमज़ान रहता है, तो वहीं 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में अजीब रौनक है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। यह सब भूमिका बताया जा रहा है कि कैसा बैकग्राउंड है, कैसा माहौल है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। मेला लगा है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस, कितने कोस का पैदल रास्ता जो हम गोला लगा रहे हैं वह इम्पोर्टेंट है, पूछा जानने का यही तरीका आजकल का पैटर्न है। डीप क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमी से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे। ईद मतलब मेला देखने वाला, और जो भूखे रहने वाला वह तो बड़े बूढ़ों का काम है। आज वह आ गई, अब जल्दी पड़ी है। यानी कि मतलब जो भूखे रहने और जो त्यौहार पे कुछ बनता है एक से एक आइटम, वह सब यही आपका त्यौहार है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। एक तो सेवई खाएंगे, यानी कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, इन सब चीज़ों को बच्चों से क्या मतलब, उन्हें बस खाने से मतलब है। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली, यह पात्र हमने देखा है कि घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए, यानी कि मातम मनाने लगे। मुहर्रम पे मातम मनाते हैं, ईद पे खुशियाँ मनाते हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है। महमूद पात्र हम देख चुके हैं, 1 2 10 12। उसके पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हमने पहले ही देख लिया है। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 15 पैसे। इन्हीं, यह सब इम्पोर्टेंट है किसके पास कितने पैसे हैं, मिलाने के लिए भी दे सकता है। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, प्रमुख पात्र। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि उसका पिता कैसे मरा था, आबिद, हैजे से। माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, फिर माँ भी मर गई थी, पिता भी मर गए थे। तो दादी जो उसकी थी, बूढ़ी दादी ने उसे पाला पोसा बड़ा किया क्या, अभी छोटा ही है, मतलब जो भी उसके मरने के बाद जो भी उसको जितना भी बड़ा हुआ। अमीना उसकी दादी। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं।
ये ऐसा कौन कहता है? उसकी दादी उसको फुसलाने के लिए कहती है। बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे, अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। यह किसका कथन है? मुंशी प्रेमचंद। हामिद के बाहों में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियमतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे, सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने का क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? यह सब सोच रही उसकी दादी। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? यानी कि रास्ता कितने का है? घर से ईदगाह तक का 3 कोस का। 3 कोस का इम्पोर्टेंट है। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। फहीमन भी एक पात्र है। इम्पोर्टेंट है, जो छूट गया था। फहीमन पूछ देगा कि किस कहानी का पात्र है, तो आप यहाँ से हिंदी साहित्य वाले, हिंदी साहित्य विथ 19 वाले बच्चे वहाँ पे बता देंगे। फहीमन के कपड़े सिले थे। 8 आने पैसे मिले थे। कितने मिले थे? 8 आने। उस अठन्नी को, 8 आने मतलब अठन्नी, उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है, 2 पैसों का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। 5 3 8। यही तो बिसात है ईद का त्यौहार। यानी कि हामिद को कितने पैसे मिले थे? 3। ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारन सभी तो आएंगी। धोबन, नाइन, मेहतरानी, चूड़ीहारिन, सभी को सेवैयाँ चाहिए। और थोड़ा किसी को नहीं, आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे। ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद सोच रहा है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? यह सब हामिद सोच रहा है। सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। यह सब हामिद सोच रहा है। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों दाढ़ी वाले।
और मेमे भी खेलती हैं मैडम लोग। सच? हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही नहीं सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम मोहसिन बोल, चलो मनु आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए। महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती? मोहसिन ये महमूद बोला। फिर मोहसिन बोला, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती। ये सब आपस में बच्चे बात कर रहे हैं। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच? आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता? देखो ना, एक एक दुकान पर मनु होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन बोला, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। फिर हामिद बोला, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन बोला, अब यह तो ना जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न आते हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए। कितने दिन? 3 दिन। कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाना में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले। यह पुलिस लाइन है, सब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नई चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 12 रुपया महीना पाते हैं। तो मोहसिन बोला, मोहसिन के मामा क्या है? थाने में कांस्टेबल है। पूछा जाएगा कि किसके मामा थाने में कांस्टेबल है, तो मोहसिन के। 12 रुपया महीना पाते हैं, 12 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर बोलने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं पुलिस। लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर अनजाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद बोला, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैले भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वाले की टोलियाँ नजर आने लगी।
एक से भड़कीले वस्त्र एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, यानी सब परफ्यूम मार के। सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। और पीछे से हॉर्न की आवाज़ होने पर भी ना चेतते। गाड़ी मोटर के हॉर्न की आवाज़। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। मोटर के नीचे जाते जाते कौन बचा? हामिद। नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजम भी नहीं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। किंतु कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं और फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो, एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। हिंडोला पे चढ़ने का क्या दाम था? 1 पैसा। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। मोहसिन और महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। घोड़ों और ऊँटों पर कौन बैठता है? लकड़ी वाले पे हामिद को छोड़कर सभी बैठते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, उसके सभी दोस्त। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो है उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। वो उधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राज और वकील, भिस्ती और धोबिन, साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। इम्पोर्टेंट, पहले ही बता चुके हैं। महमूद क्या खरीदता है? सिपाही, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। अब यहाँ से पूछ सकता है कि सिपाही का परिवेश क्या था, तो सभी यहाँ से ध्यान से देखिएगा। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही महमूद लेता है। कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आई तो मोहसिन ने क्या लिया? भिस्ती। और भिस्ती कैसा है? कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है। पानी भरने वाला, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है तो नूरे ने क्या खरीदा? वकील खरीदा। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन पहना है और काला चोंगा है। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहली जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा या बहस करके चला आ रहा है। यह सब कितने के हैं? 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने हुआ कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? यानी हर बात में अपना मन मार रहा है। किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा। साँझ सवेरे महमूद कहता है कि मेरा सिपाही घर का पहरा देगा और कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे कहता है और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। और सम्मी जो कि लड़की है, सम्मी कहती है और मेरी धोबिन। सम्मी क्या खरीदती है? धोबिन। नूरे क्या खरीदता है? वकील। खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी बोलती है और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी की ही तो हैं,
गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है। यानी एक तो कह रहा है कि मिट्टी की है, पानी से घुल जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन मन में मन ही मन तो सोच रहा है कि हमें भी मिल जाता। वो तो उसके पास पैसे नहीं, इसलिए मन को मार रहा है। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास से लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद लालचता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने हलवा, सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है, यानी कि मजाक कर लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद बोला, रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं है? तीन ही पैसे तो हैं। सम्मी बोली, 3 ही पैसे तो हैं। 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद बोला, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। हामिद बोला, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, अच्छी चीज़ नहीं है, किताब में इसकी बहुत बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन बोला, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद बोला, इससे इससे इसे समझते हैं, इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियाँ कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यानी यह एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जैसा कि हमने आपको विषय बताया। गरीबी और अभाव को देखकर बचपन में ही परिपक्वता को देख रहे हैं, अपने चीज़ों को समझ रहा है हामिद, समस्या को, दादी की समस्याओं को। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि, यानी हम उसकी दादी को, कि बाजार है और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी, मन में सोच रहा है। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों का दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मी भी आएंगे, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी भला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटे कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। हामिद बोला बिकाऊ है कि नहीं। तो दुकानदार बोला, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है। दुकानदार बोला, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो।
हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। सोचा कि चले दोस्तों के पास देखते हैं क्या करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे का जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपने भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए। बच्चा कहीं की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे। बस एक चमड़ी की झिल्ली लगा दी, ढप 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 बोलने लगी। हाँ 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 हाँ, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। यह सब अपना रौब दिखा रहा है हामिद। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया सम्मी विधर्मी हो गया, यानी कि सब के सब आपके लड़के, आपके बच्चे हैं। ठीक है। ठीक दूसरे पक्ष से जा मिला, यानी कि वह उधर हो गया हामिद की तरफ। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कर रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाए। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बधे बधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, उसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, मतलब जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे। तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? कितना बढ़िया बात कही। हामिद को कोई फाड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा, उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं। खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून के पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कान कौवा किसी गंडे वाले कन कौवे काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसके पेट में डालकर उसे पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है।
हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, नूरे, सम्मी किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हराने वाले को जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सकता। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा। बरसों संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पूछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। मोहसिन बोला, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद बोला, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपाय पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों के का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। किसको? महमूद को। केले कौन खाए? महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया केले में। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रहे। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुर लोग सिधार गए, यानी कि तो चूर चूर हो गए। उसकी बहन खुशी के मारे छीन ले गई। तो इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील कांत उसके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर हो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खुटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन में बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की बातें सिंहासन पर बिराजे। नूरे उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खर की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से, पंखे की हवा से या पंखे की चोट से, यानी कि हवा से या फिर वहीं पंखा लग गया। वकील साहब स्वर्लोक से मृत्युलोक में आ गिरे। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, नीचे गिर गए। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई, यानी कि जहाँ हम लोग डालते हैं अपना कूड़ा करकट। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी है, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। सब कैसे कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं घर जाने के बाद। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते रहे, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार हो जाता है, एक टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। लेकिन गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरस दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है, तौलने का। अब बाट मतलब वहीं तौलने का। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है, हामिद बोला। कै पैसे में? 3 पैसे दिए
अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेशरम लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ न खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो है लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, मतलब नकली, और वह अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग्र, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर भी इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? मतलब यह सोचकर अमीना को रोना आ गया। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद को इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। जो बच्चा हामिद था वह बूढ़ा हामिद बन गया था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी, यानी कि बच्ची बन गई थी। वह रोने लगी, यानी कि जो बच्चा था वह बड़ा का किरदार निभाया इस घटना में। निभाने का मतलब कि यह ऐसा प्यार हो गया था कि अमीना रोने लगी जैसे कि छोटी बच्ची बन गई हो, और हामिद ने उसको आश्वासन देने के लिए जैसे लगा कि बूढ़ा हो गया। तो बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? क्यों रो रही थी दादी अम्मा? क्यों छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे? और क्या हामिद ने अपनी परिपक्वता से बूढ़े हामिद के जैसा व्यवहार किया? तो यह कहानी रही, और यह मार्मिक कहानी, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने शुरू में बता दी, बीच बीच में बता दी, और कौन क्या खरीदा यह पूछा जा चुका है। किसने सिपाही खरीदा, किसने भिस्ती खरीदा, किसने वकील खरीदा, किसने खंजरी खरीदा। हालांकि आप हामिद का तो चिमटा बता ही देंगे, एक बार फिर से हम बता देते हैं। हामिद ने चिमटा खरीदा, और मोहसिन ने क्या खरीदा? मोहसिन ने क्या खरीदा? भिस्ती खरीदा। सम्मी ने क्या खरीदा? खंजरी खरीदा। महमूद ने सिपाही खरीदा। नूरे ने वकील खरीदा। हामिद की दादी अम्मा कौन है? अमीना है। और आबिद हामिद के पिता है जिनकी हैजे से मृत्यु हो चुकी है। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हामिद की उम्र 4-5 वर्ष है, और हामिद को कितने पैसे मिलते हैं? 3 पैसों में। और चिमटा कितने में खरीदा? 3 पैसे में। मोहसिन को 15 पैसे मिले हैं, महमूद को 12 पैसे मिले हैं। यह सब इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखिए। गरीबी और अभावों से बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी रही है। ईदगाह 1933 में प्रकाशित। मानसरोवर के भाग 1 में मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में लमही नामक ग्राम में हुआ था, वाराणसी के लमही नामक ग्राम में। और मानसरोवर भाग 1 में कुल 27 कहानियाँ लगी हुई हैं। तो इन्हीं सबके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक इसी प्रकार से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप सभी को जो आपका परीक्षा है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ।